चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपना समय लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये आरोही क्रम में संख्याएं दे रखी है अपन 3, 5, 7। आरोही क्रम में जो संख्याएं हैं दे रखी है 3, 5, 7, 2k, 12, 16, 21, 24। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n का जो मान है वो आपके पास 8 हो जाएगा। तो मीडियन जो होगी वो चौथी टर्म और पांचवी टर्म के जोड़ का आधा हो जाएगी। अब चौथी टर्म और पांचवी टर्म को जोड़ करके अगर आधा कर दो तो ये मान आपके पास क्या हो जाएगा, k+6 हो जाएगा। अब k+6 हो जाएगा तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जो है ये आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मतलब ये क्या हो गया, सिग्मा मॉड x माइनस एम और बटे में 8 इजिकल टू 6। तो सिग्मा मॉड ऑफ x माइनस एम इजिकल टू आपके पास हो जाएगा 48। अब x के मानों में से आपको मीडियन को क्या करना है, घटाना है। अब सीधी सी बात है, देखो 2k जो है ये 7 से ज्यादा है, तो k का जो मान है वो डेफिनेटली 3.5 से ज्यादा है। k का जो मान है वो 3.5 से ज्यादा है। ठीक है, तो k+6 जो है, ये जो मान है k+6 ये किस किस के बीच में है, 7 और 9 के 12 के बीच में है। तो k+6 7 और 12 के बीच में है, तो 3 से बड़ा होगा। 3 में से घटाएंगे तो k 3 घटाएंगे इसमें से तो k+3 बचेगा। k+6 में से 5 घटाओगे तो k+1 बचेगा, और k+6 में से 7 घटाओगे तो k-1 बचेगा, और k+6 में से 2k घटाओगे। अब 2k जो है वो k+6 से ज्यादा होगा कि कम होगा, 2k k+6 से कम ही होगा, क्योंकि k का जो मान है, देखो k तो है ही है, अब k 6 से ज्यादा है कि कम है, k 6 से ज्यादा है कि कम है, ये देखो आप। हाँ भाई, तो 2k और k+6, मतलब k में और 6 में देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो k का मान यहाँ पे 2 के 7 12 से कम है, 2 के 12 से कम मतलब k 6 से कम है। अब k 6 से कम है तो k+6 ज्यादा हुआ। अब k+6 ज्यादा हुआ तो k+6 में से 2k घटेगा, तो ये बचेगा 6 माइनस k। ठीक है, अब ये सारे मान ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 में से k+6 घटाओगे तो ये भी 6 माइनस k आएगा। 16 में से k+6 घटाओगे तो ये बचेगा 10 माइनस k बचेगा, और 21 में से k+6 घटाओगे तो ये भी बचेगा 15 माइनस के, 15 माइनस के, और 24 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 18 माइनस के। और इन सब का जोड़ जो है वो आप लोग किसके बराबर करोगे, 48 के बराबर करोगे। इन सब का जोड़ जो है वो किसके बराबर करोगे, 48 के बराबर। और 48 के बराबर जब इस समीकरण को आप अगर सॉल्व करते हो तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर k का मान आ जाता है 5, और k का मान 5 आ जाएगा। तो माध्यिका पूछी गई है आपसे, माध्यिका पूछी गई है, तो माध्यिका हमारे पास कितनी आ रही है, माध्यिका हमारे पास आ रही है k+6। तो k+6 का मान जो है वो कितना हो जाएगा भैया जी, k+6 का मान हो जाएगा 11। k+6 का मान क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, तो इस बंटन के अंतर्गत जो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 6 है, तो माध्यिका यहाँ पर कितनी निकल करके आएगी, माध्यिका यहाँ पर निकल करके आएगी 11 के बराबर। ठीक है भैया जी, चलिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए ABC एक पासे को फेंका गया है। तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट्स कितने मिलेंगे, टोटल रिजल्ट्स की अगर बात करें, प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पे A का मान 1 से 6 तक में से कुछ भी हो सकता है, B का मान 1 से 6 तक में से कुछ भी हो सकता है, C का मान 1 से लेकर 6 तक में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल रिजल्ट आपके पास हो गए 6 × 6 × 6 = 216। अब मूल होने चाहिए बराबर, तो b² बराबर होना चाहिए 4ac। अब b² बराबर 4ac है, तो यहाँ b के लिए जो संभावना है वो आपके पास 2, 4 और 6 बचती है केवल, क्योंकि b का मान जो है वो इवन नंबर आएगा। और 1 से लेकर 6 तक में से इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर हैं आपके पास 2, 4 और 6। अब b का मान अगर 2 लेते हैं तो a और c का मान क्या ले सकते हो, a और c का मान 1, 1 ले सकते हो आप। ठीक है ना, तभी b² बराबर 4ac को सेटिस्फाई होगा। b का मान अगर 4 है तो a और c के मान क्या ले सकते हैं, a और c के मान 4, 1 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि AC का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे 3 केस बनते हैं, और B का मान यहाँ पे 6 लेंगे
बी का मान 6 लेंगे 36, तो ए सी का मान एक ही हो सकता है 3,3। ए सी का जो मान है वो आपके पास एक ही हो सकता है 3,3। ये रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आपके पास आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम जो है वो कितने हुए, फेवरेबल आउटकम जो है वो आपके पास कितने निकल करके आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम आपके पास निकल करके आ रहे हैं 5, और कुल परिणाम आ रहे हैं 216। तो जो प्रायिकता यहाँ पर बननी चाहिए, प्रायिकता यहाँ पर कितनी बननी चाहिए मेरे भाई, प्रायिकता बननी चाहिए 5/216। ठीक है ना, मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आए, इस तरीके से ए बी सी के मान क्या क्या सेटलमेंट हो सकते हैं वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो वो रिजल्ट हमारे पास ये बी के मान, ये जब बी का मान 2 है तो ए और सी के मान क्या होंगे, बी का मान 4 है तो ए और सी के मान क्या होंगे, बी का मान 6 है तो ए और सी के मान क्या होंगे, वो अपन ने यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। ये बातें आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करिए। तो इसके अंदर जो रिजल्ट आप लोगों के पास आ सकता है, इसकी जो प्रायिकता हमारे पास आ सकती है वो कितनी आ जाएगी, 5/216 आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा। यादृच्छिक चर x माध्य 8 और प्रसरण 4 वाला एक द्विपद बंटन है। माध्य 8 है मतलब np बराबर कितना हो गया 8, प्रसरण जो है वो कितना है 4 है, तो npq बराबर कितना हो गया 4। तो q का मान 1/2 आ जाएगा, यही p का मान हो जाएगा। p का मान 1/2 लगाओगे तो n का मान 16 हो जाएगा। px लेस देन इजिकल टू 2 के लिए बात कर रहा है, और ये मान आपको दे रखा है k/2 इसमें x बराबर 0 पे मान निकालोगे तो 16c0 1/2 क्योंकि p और q दोनों के मान सेम है। x बराबर 1 पे मान निकालोगे तो 16c1 1/2 और इधर निकालोगे तो 16c2 1/2 बराबर k/2 2 सब में से कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 16c0 का मान 1, 16c1 का मान 16 और 16c2 का मान हो जाएगा 120। तो टोटल ये मान आपके पास निकल करके आ जाएगा। k का जो मान है, k का मान आप लोगों से पूछा है तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल करके आ जाएगी मेरे दोस्त, k का मान यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 137। k की जो वैल्यू है, k का जो मान है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, k का मान आ जाएगा 137। चलिएगा, 8 संख्याएं आपको दे दी, x, y, 10, 12, 6, 12, 4, 8, इनका माध्य आपको दे दिया 9, माध्य 9 दे दिया। मतलब इन सारी संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है ना, तो इन सारी संख्याओं का जोड़ 9 अंठे 72 के बराबर होगा, जोड़ हो जाएगा 10 और 12 22 और 6 28 और 12 40, 40 और 12 52। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस 52 इजिकल टू 9 अंठे 72 करेंगे तो x प्लस वाई का जो मान है ये हमारे पास आ जाएगा 20। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब x प्लस वाई का मान जब 20 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अपन लोग क्या करें, यहाँ पे प्रसरण दिया है आपको 9.25। अब प्रसरण क्या है, ठीक है, माध्य आपको 9 दे दिया, प्रसरण हो गया इन सब में से 9 घटा करके उनके वर्गों का जोड़। ठीक है ना, वो हो जाएगा 9.25 गुणा 8। ठीक है, तो ये मामला जो मामला बनेगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माध्य में से इनको घटा लो चाहे इनमें से माध्य को घटा लो, एक ही बात है, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 9 में से घटाता जा रहा हूँ। 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 9 माइनस 10 का वर्ग 1, 9 माइनस 12 का वर्ग 9, 9 माइनस 6 का वर्ग 9, 9 माइनस 12 का वर्ग 9, 9 माइनस 4 का वर्ग 25, 9 माइनस 8 का वर्ग 1, और ये मान बराबर हो जाएगा 9.25 गुणा 8 के, ये मान बराबर हो जाएगा 9.25 गुणा 8 के। ठीक है, ठीक है। अब इस पूरी कैलकुलेशन को अगर आप लोग करते हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपके पास एक समीकरण बन जाती है 218। यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पर ये मामला आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर आपके पास हो गई 2। अब इन दोनों समीकरणों से x माइनस वाई का मान निकाल लो। इसमें एक काम क्या करो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है, x माइनस वाई का मान है, तो x माइनस वाई का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से आप लोग के पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इनको सॉल्व करके जब मान निकालोगे तो x इजिकल टू आपके पास हो जाएगा 13 और y इजिकल टू हो जाएगा 7। तो इस तरह से x का मान और y का मान यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। तो x का मान 13, तो 13 3 39 और माइनस y का मान 7, तो 7 दूनी 14, तो
तो ये आपके पास बच जाता है 25। तो यहाँ पर ये जो आंसर निकल करके आता है, ठीक है, 3x माइनस 2y का जो मान है, 3x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ओके माय डियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। यहाँ पर देखो जी 24 कोटि का एक चक्रीय समूह है। अब चक्रीय समूह है तो चक्रीय समूह में जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। ए की कोटि हो गई 24, ए की कोटि 24 है तो ए की पावर 24 का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है अपन को देखना है कि ये मान इसके बराबर है, तो ए की पावर 1980 है। 1980 में अगर 24 का भाग दो, 24 का भाग कुछ बार जाएगा और प्लस शेषफल अगर देखोगे तो वो 12 बचेगा, और ये मान आपको ए की पावर एन आ रहा है। और इसको अपन लिख सकते हैं ए की पावर 24 जो भी भाग जा रहा है इनटू में ए की पावर 12 बराबर ए की पावर एन। तो ये मान तो आपके पास ई हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए की पावर 12 बराबर ए की पावर एन, और ए की पावर 12 बराबर ए की पावर एन करोगे तो एन का जो मान है, एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल करके आ जाएगी दोस्तों, वो एन का मान निकल करके आ जाएगा 12 के बराबर। वो एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, 12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिएगा इसके बाद में अपन देखें, अब ये देखो, अब यहाँ के कठिन सवाल, ये क्या कठिन सवाल है, ये सवाल भी कोई कठिन सवाल नहीं था, चक्रीय समूह कंसेप्ट बेस्ड था, ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी का, ना कैलकुलेशन करनी ना कुछ करना इसके अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है ए एक्स बराबर बी का हल चाहिए, तो ए एक्स बराबर बी का हल चाहिए तो ए का मान ही तो निकालना, एक्स का मान निकालना है, उधर ले जाओ तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब ए का इनवर्स देखोगे तो रिवर्स कर दो, 3 2 1 इनटू में बी करोगे तो बी का मान हो गया 2 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1 आ गई, वो तो स्थिर हो गया। अब 2 की देखो, 2 की 1 और इसमें 1 की 3, तो 2 की इमेज आ गई 3। तो ये जो मान है सॉल्व करने पर ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस समीकरण का जो हल है वो आराम से आप लोग फटाफट से इसको कैलकुलेट कर सकते थे, फटाफट से इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसका आंसर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 3 के बराबर आ जाएगा। और इस तरह के सवाल आपको टेस्ट सीरीज के अंदर, डीपीपी के अंदर, प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत काफी बार मैंने आप लोगों को करवाए और खूब अपन ने ये प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना। अब ये सवाल है, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को खूब समझाया है, टेस्ट सीरीज में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, बस थोड़ा सा डेटा इसने इधर उधर करने की कोशिश की है। हमें पता है एकांतर सहसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, ग्रुप की कोटि में सब ग्रुप की कोटि का भाग दे दो, और अल्टरनेटिंग ग्रुप की कोटि इसकी आधी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर सब ग्रुप की ऑर्डर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 2, तो मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो सहसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, सीधी सी बात है, निकल कर आ रही है। अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर जो है वो पूरे ग्रुप के ऑर्डर का आधा होगा, तो सहसमुच्चयों की संख्या किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, सीधी सट बात है, हमें है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अभाज्य कोटि का समूह होता है तो वो बिल्कुल चक्रीय होता है, चक्रीय होता है तो आवेली भी होगा, और इसके केवल 2 ही उपसमूह होते हैं, तो इसलिए ये सरल समूह भी है, ठीक है ना। इसका कोई उचित उपसमूह विद्यमान नहीं होता है, इसीलिए तो ये सरल समूह है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। ये बात अपन लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा जी का एक उचित उपसमूह है, ये गलत कथन है। कैपिटल एम एम इंटू एन क्रम की आवियों को दर्शाता है। एम इंटू एन क्रम की बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, इनफाइनाइट मैट्रिक्स हैं, और उनमें प्लस का ऑपरेशन जो है वो ग्रुप है। प्लस का ऑपरेशन क्रम भिन्नता को पालन करता है, बिल्कुल ग्रुप है, क्रम भिन्नता का पालन करता है, लेकिन इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है। ऐसी मैट्रिक्स जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए इसके अंदर जो आंसर निकल करके आना चाहिए, यहाँ जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा प्यारे बच्चों, एक अपरिमित आवेली समूह निकल करके आएगा। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित आवेली समूह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो ग्रुप नहीं है, देखो आप सीधे सीधे सारे ऑप्शनों पर ध्यान दोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इसके अंदर है, और 2 का ऑपरेशन अगर 2 से करवाते हो, इनटू 4 का ऑपरेशन करवाते हो तो ये मान 0 आता है,
और 0 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा है, और जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा है तो ग्रुप कैसे बनेगा मेरे भाई? जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा है तो ग्रुप कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ग्रुप नहीं होगा। ओके माय डियर, चलिएगा अब यहाँ पर देखिए, अपरिमित पूर्णांक समूह z प्लस के प्रत्येक अवयव का क्रम परिमित होता है। z में प्लस में हर अवयव का क्रम परिमित होता है कि नहीं? केवल तत्समक अवयव है जिसकी कोटि क्या होती है? परिमित होती है, बाकी किसी की कोटि परिमित नहीं होती, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नियमित क्रमचय समूह गुणन समूह के तुल्यकारी होता है। बिल्कुल कैली प्रमेय से इस बात को आप लोग समझ सकते हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा मेरे भाई केवल कथन सेकंड, ठीक है? इसका आंसर जो है वो क्या लगाएंगे आप लोग? केवल कथन सेकंड जो है वो यहाँ पर सही है, ये इसका आंसर लगाएंगे। ये समाकारिता का प्रमेय है। समाकारिता की प्रमेय से आप लोग समझ सकते हो कि G अपॉन के जो है वो G के प्रतिबिंब के क्या होता है? तुल्यकारी होता है। तो G डैश जो है वो किसके तुल्यकारी होगा? G डैश जो है वो G अपॉन के तुल्यकारी होना चाहिए। G डैश जो है वो G अपॉन के क्या होना चाहिए? तुल्यकारी होना चाहिए, ठीक है? इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा? ठीक है, इसमें देखो सदैव सत्य आबेली समूह का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है, जरूरी नहीं है, ये कथन गलत है। अब ये साफ साफ दिख रहा है 3 कोटि का ग्रुप है, 3 कोटि का ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या होगा? चक्रीय होगा, और डेफिनेटली चक्रीय होगा तो चक्रीय ग्रुप डेफिनेटली आवेली होता है। तो ये कन्फर्म सही है, ये कन्फर्म 100% पूरे विश्वास के साथ सही है। तो और उनकी गलत तरीका नहीं भी पाए तो अभी कहीं कलेश है भाई साहब, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंख बंद कर डायरेक्ट टिक करना था अपन को। ये डायरेक्ट टिक सीरीज वाले सवाल है और आप लोगों को खूब समझाई ये बात, केवल डेटा को इधर उधर उसने किया है, ठीक है ना? तो यहाँ अपन इस बात को समझ सकते हैं। कौन से समूह का उच्चक 1 नहीं है? अब कौन से समूह का उच्चक 1 नहीं है? अब देखो सीधे सीधे सट्ट बात ध्यान दें, इसके अंदर अगर मैं n बराबर 2 रख दूं, n बराबर 2 रख दूं इसके अंदर, तो क्या मान आ जाएगा? 1 + 1/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मतलब 1 से ज्यादा मान इस समुच्चय के अंदर मौजूद है, और जब 1 से ज्यादा मान या समुच्चय में मौजूद है तो 100% मेरे दिमाग में आ रहा है लाला कि यह सेट का उच्चक 1 नहीं है, ठीक है ना? अब 1 से अगर उच्चक 1 होता तो 1 से बड़ा मान या समुच्चय में कहीं करता नहीं हो सके हो। तो ये हमारे ई सेट जो है या को उच्चक 1 नहीं है, और उनको उच्चक 1 है कि नहीं है मो को नहीं पता, पर या को उच्चक 1 नहीं है ई मो को पता है। मैंने फटाफट चिकान लगा दिया, ठीक है ना? और उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। समझ गए अच्छे से? बात क्लियर हो गई? चलिएगा, एफ जेड एफ सी प्लस से C0 इंटू में एक समाकारिता है, और एफ जेड बराबर क्या है? ई की पावर जेड है। तो समाकारिता की अष्टी क्या होती है? सी के उन अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब इसमें आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, और एफ जेड हो गया ई की पावर जेड बराबर 1, जेड हो गया ई की पावर x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू 1, ये हो जाएगा ई की पावर x और cos y प्लस आयोटा साइन y इजिकल टू, यहाँ पर निकल करके आएगा मेरे दोस्त 1, ठीक है? और ये मान जब यहाँ पर 1 के बराबर आएगा, जब दोनों तरफ अगर तुलना करोगे, ये मान 1 के बराबर करना है तो x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू हो जाएगा 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा पे cos y का मान 1 हो जाएगा, साइन y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना? y का मान आएगा 2n पाई, सॉरी, और y का मान 2n पाई आएगा। तो ये जो z का मान बनेगा, ठीक है ना, z के मानों का जो सेट है, ठीक है, इसके लिए एफ जेड बराबर 1, यहाँ पे वो z के मान क्या हो गए? वो z के मान हो गए 2n पाई आयोटा के मानों का सेट। n का जो मान है वो कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, इस समाकारिता की अष्टी जो है वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। और ये सेम टू सेम सवाल अपने नोट्स के अंदर मौजूद है, सेम टू सेम सवाल मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी करवाया है, प्रैक्टिस से उसके अंदर भी करवाया है। आराम से ये बातें आप लोग क्लियर कट समझ सकते हो, ठीक है ना? और फटाफट से इसका आंसर आप लोग निकाल भी सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने अच्छे से करी है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद भी होगा, ये डायरेक्ट लर्निंग वाले क्वेश्चंस में से भी है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि अपन को 35-40 क्वेश्चन जो है वो फटाफट टिक करने वाले क्वेश्चन नहीं मिलते। मैंने आपको पेपर अटेम्प्टिंग करने के तरीके में बताया था कि सबसे पहले पूरे पेपर में से ढूंढ के वो सवाल करने जो जल्दी जल्दी हो जाए, बाकी टेंशन बाद में करनी है। सबसे पहले अपन को 40% के सवाल निकालने हैं,
बाकी बात बाद में, पेपर लंबा है, कैलकुलेटिव है, तो वो अपन के लिए थोड़ी है, सवर्ण के लिए ही है मेरे भाई, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स अनुक्रम दिया है। अब अनुक्रम काय पे अभिसरित हो रहा है, अनुक्रम किस बिंदु की तरफ अभिसरित होता है, अनुक्रम अभिसरित होता है मेरे भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn। अब यहाँ में काई टाइम लगाया हुए भैया, e की पावर माइनस n जब करोगे तो सीधी सट दिख रही है 0, मतलब ये अनुक्रम किसकी तरफ अभिसरित हो जाएगा, ये अनुक्रम अभिसरित हो जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, ये अनुक्रम अभिसरित होगा 0 की तरफ। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, Sn बराबर 1 दे दिया अनुक्रम, और परास 1 है, दोनों का सीमांत बिंदु नहीं है, दोनों का सीमांत बिंदु नहीं है। सीमांत बिंदु मतलब जिसके सामने में समझ के अनंत अवयव हो। अच्छा, इसका सीमांत बिंदु तो है 1, इसका सीमांत बिंदु तो है 1, ठीक है, तो ये कथन सही नहीं है। Sn बराबर 1/n और इसकी परास 1, 1/2, 1/3, 1/4 का समान सीमा बिंदु है। अपरिबद्ध अनुक्रम का वास्तविक सीमा बिंदु नहीं होता है, होता है भैया, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे लिख लो 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिबद्ध अनुक्रम है और इसका सीमा बिंदु क्या है, 0 है। तो अपरिबद्ध अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है, ठीक है ना। अनुक्रम का अद्वितीय सीमांत बिंदु है, नहीं, इसके अद्वितीय सीमांत बिंदु नहीं आएगा। इसमें आप n बराबर 1 लगाओगे तो 0 आएगा, 2 लगाओगे तो 2 आएगा, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 ऐसे चलेगा, तो सीमा बिंदु 0 भी आएगा, 2 भी आएगा। 3 कन्फर्म गलत, 3 कन्फर्म गलत, कई बार समझाए, 3 कन्फर्म गलत मतलब चौथा कन्फर्म सही, चौथा कन्फर्म सही, मतलब यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। इसका सीमा बिंदु भी जो है वो 0 आएगा और इसका सीमा बिंदु भी 0 आएगा। 0 के सामने में इस अनुक्रम के भी अनंत अवयव होंगे और इस अनुक्रम के भी अनंत अवयव होंगे, दोनों का सीमा बिंदु कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, un बराबर 1/4 की पावर n जीपी बन रही है, और जीपी बन रही है यहाँ पर 1/4 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये इसमें जो सीरीज सिग्मा un किसकी तरफ अभिसरित होगी, इसके योग की तरफ, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ क्या होता है, a/1 - r, ये हो जाएगा 1/4 बटे में 3/4 बराबर आ जाएगा 1/3। तो ये अनुक्रम किसकी तरफ अभिसरित होगा, ये अनुक्रम अभिसरित होगा भैया जी 1/3 की तरफ। ये अनुक्रम किसकी तरफ अभिसरित हो जाएगा, 1/3 की तरफ अभिसरित हो जाएगा। अब जरा यहां देखें, लिमिट z टेंडिंग टू e की पावर आयोटा पाई/4, यहाँ पे एक तो z स्क्वायर आ रहा है, जेड स्क्वायर करें तो या की टाँट पे 2 लगाएंगे तो ई की पावर आयोटा पाई/2 हो गए ये, और जेड की पावर, और या को जब सॉल्व करें cos पाई/2 तो 0 प्लस आयोटा साइन पाई/2, साइन पाई/2 1, तो जेड स्क्वायर 1 होगा, और या की टाँट पे 2 लगा देंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो ई तो गयो मान के जेड की पावर 4 + 1 हुई तो होगा 0, तो ऊपर जेड स्क्वायर मान आ गया ई की पावर आयोटा पाई/2, नीचे बच गया जेड ई की पावर आयोटा पाई/4, जब सॉल्व करा ई की पावर आयोटा पाई/4 रह गया cos पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, ई की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो cos पाई/4 कितना हो गया, 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई/4 हो गया 1/√2, और ये मान सीधा सट किसके अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिख रहा है। तो इस लिमिट का जो मान है, केवल डायरेक्ट पुटिंग मेथड, लिमिट के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो केवल जेड का मान इसके अंदर डालना था, कैलकुलेशन करनी थी और फटाफट से आंसर निकालना था, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी इसके अंदर नहीं दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब भाई साहब या को काल्पनिक, अब यासु सूदो सट्ट सवाल कहीं हुए गो लला, ई की पावर -2z, जेड क्या है x प्लस आयोटा वाई, या को काल्पनिक भाग ही तो बतानो है, ई की पावर -2x और इनटू में ई की पावर -2 आयोटा वाई हो जाएगा cos -2y
प्लस आयोटा साइन माइनस 2y। अब आपको काल्पनिक भाग j ही तो है, ये क्या हो रहा है माइनस e की पावर माइनस 2x साइन 2y, इसका काल्पनिक भाग हो गया माइनस e की पावर माइनस 2x साइन 2y ये एरिया, ये इसका काल्पनिक भाग हो गया। एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस 2z, इसका काल्पनिक भाग क्या हो गया मेरे दोस्त माइनस ई की पावर माइनस 2x साइन 2y हो गया। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों को अच्छी से? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला सवाल अपन लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, संयुग्मी प्रसंवादी। अब ये मैंने आप लोगों को खूब याद करवाया है, डायरेक्टिक सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, नोट्स के अंदर आप लोगों को खूब हुबहू सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, डेटा भी चेंज इसके अंदर नहीं है। आप लोगों को याद है, जो उन्होंने बार बार मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करी है चीजों करा, तो उन लोगों को क्वेश्चन याद ही होगा। यू एक्स बराबर ये दे रखा है, अब इसका एक्स के सापेक्ष यू वाई बराबर कितना आता है e की पावर x माइनस साइन वाई, और यू वाई बराबर क्या होगा माइनस बी एक्स, यू एक्स बराबर बी वाई होता है और यू वाई बराबर माइनस बी एक्स होता है, ठीक है ना। अब ये मान x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है ना, यू वाई है, अब ये सब b के मान है, यहाँ बी एक्स निकालो, बी एक्स निकालेंगे तो माइनस e की पावर x कॉस वाई आएगा, नहीं ये नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसका करेंगे e की पावर x साइन वाई, इसके अंदर ये मामला बैठेगा, ठीक है ना, इसके अंदर नहीं बैठेगा मामला, ये गलत है, इसके अंदर भी नहीं बैठेगा, ये मामला भी गलत है। तो 31 के अंदर जो आंसर है वो आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है, 31 के अंदर आपको आंसर सीधे सीधे दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बात क्लियर हो रही है सब लोगों को, कहीं कोई आपत्ति वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़े, अनुकोण नहीं है। अब ये सवाल मैंने आपको टेस्ट सीरीज में सेम टू सेम दिया था, केवल डेटा है, डेटा चेंज किया है। मैंने बताया था टेस्ट के अंदर कि कौन से बिंदु पर अनुकोण नहीं होता है, जहां पर एफ डैश जेड का मान 0 हो जाता है। अब एफ डैश जेड, या मैं तो पेन ही नहीं चलाना, 2z प्लस ए बराबर 0, जेड बराबर माइनस ए बाई 2 आ रहा है, मतलब ये फलन जो है जेड बराबर माइनस ए बाई 2 पर क्या नहीं है, अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। जिस बिंदु पर एफ डैश जेड का मान 0 हो जाता है, फलन उस बिंदु पर अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं होता है। ठीक है भैया जी, चलिएगा, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों विवृत समुच्चय होता है? नहीं होता। विवृत समुच्चय का मतलब होता है कि उसका प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों जो है वो ना तो विवृत होता है ना ही समवृत होता है, तो ये और दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गए। पूर्णांकों का समुच्चय विवृत समुच्चय नहीं होता है, ठीक है ना। ये कैसा समुच्चय होता है? समवृत, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय का कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड के सारे सीमा बिंदु इसके अंदर विद्यमान है, और किसी सेट के सारे सीमा बिंदु जब उसके अंदर विद्यमान होते हैं तो वो क्या होता है, समवृत समुच्चय होता है। तो यहाँ पर इस सेट का आंसर क्या लगा दोगे आप? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हम लोग आराम से लगा सकते हैं। ओके माय डियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करें। अब 3 प्लस आयोटा 4 का रूपांतरण प्रतिबिंब निकालना है। अब देखो कितने घटिया सवाल है, केवल जेड का मान ये लगाना है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा जेड, आयोटा से गुणा करोगे 3 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस के 4, और प्लस कितना है 2 माइनस के आयोटा, कितने हो गए -2 प्लस 2 आयोटा, और -2 प्लस 2 आयोटा आपको दिख रहा है ये, -2 प्लस 2 आयोटा कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया मेरे भाई, हो गया कि नहीं हो गया? चलिएगा फिर एफ वाई बराबर एफ एक्स के एक बिंदु पी एक्स वाई पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो स्पर्श बिंदु पर किसी बिंदु पर अवकलन का मान उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है, और ये हो गया मेरे भाई √3, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई का बाई के सापेक्ष अवकलन, मतलब इसने पूछा है ds बटे dy, और ds बटे dy का सूत्र होता है 1 प्लस अंडा रूट में dx बटे dy का होल स्क्वायर। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आपको लगानी थी। dx बटे dy का जब मान लगाओगे 1 बटे √3 का स्क्वायर 1 बटे 3, ये हो गया अंडा रूट में 4 बटे 3, तो 2 बटे √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर
चाप की लंबाई का बाई के सापेक्ष अवकलन, चाप की लंबाई का बाई के सापेक्ष अवकलन जो है वो कितना हो गया, ये हो गया भैया जी 2/√3। ओके, तो चाप की लंबाई का बाई के सापेक्ष अवकलन किस तरीके से निकलेगा, बात क्लियर हो गई सब लोगों को, समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से बात, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई कलेश, किसी तरह की कोई आपत्ति विपदा किसी बच्चे को अगर हो यहाँ पर तो बताइए मेरे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, y बराबर e की पावर x और बाई अक्ष के प्रतिच्छेदन। अब ये वक्र जो है वो बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, x का मान 0 लगा दो, x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान 1 आ गया। अब एक बिंदु पर dy/dx का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, d2y/dx2 निकालोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि अवकलन e की पावर x को कितने की बार कर लो, e की पावर x ही आवे। और वक्रता त्रिज्या निकालवे को सूत्र का ही होए भाई 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 और बटे में d2y/dx2। अब dy/dx का मान 1 है, 1 और 1 2 की पावर 1.5, 2√2 और बटे में 1, तो उत्तर कितने आ जाएगा, या को 2√2 आ जाएगा। ये वक्र बाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, ये वक्र बाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, 2√2 हो गई। उस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 2√2। अब ये सवाल देखो, सेम टू सेम सवाल आपको नोट्स में आपके टेस्टों के अंदर खूब करवाया और खूब मोस्ट बताया है मैंने। इसके अंदर से मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर से आपको बार बार मोस्ट बताता आया हूँ भैया। विश्लेषिक फलन पूछेगा, यूएक्स दे दिया, वी वाई पूछेगा, इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछेगा, ठीक है ना। और उन मोस्ट वेराइटीज के अंदर से ये आए, आप चाहो तो उन वीडियोस को देख लो पुराने को, है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ तो, और टेस्टों को देख लो उठा उठा के। तो यहाँ पे अब देखो z बराबर 0 रखने पर w बराबर 1 आना चाहिए, z बराबर 0 रखने पर w बराबर 1 यहाँ पे नहीं आ रहा, बाकी सब में आ रहा है। अब z बराबर आयोटा रखने पर -1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब एक 0 देख लें, z बराबर माइनस आयोटा पे 0 आना चाहिए, z बराबर माइनस आयोटा पे 0 यहाँ नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है। अब z बराबर आयोटा पे -1 आना चाहिए, z बराबर आयोटा पे -1 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का तो आने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अंदर ये सारे डेटा सेटिस्फाई करने, केवल ओरली अपन को सवाल करना था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अब ये देखो साहब, यहाँ पर लॉग बेस ई मान लिया, ई को इधर लिया तो ई की पावर यू, कितनी घात का समघात फलन हो गया, 3 घात का समघात फलन हो गया। और इसका जो मान है मैंने आप लोगों को सीधे सीधे याद करवाया था, एन एफ डैश यू बटे एफ यू। अब यहाँ पर ये तो सेम है, ई की पावर कट जाएगा तो एन का मान 3 हो गया, तो फाइनली ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ये भी आपके नोट्स और टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आपके नोट्स और टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाँ या ना, ठीक है। तो x डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई, ठीक है, ये जो मान है ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। ये मान यहाँ पर निकल करके आता हुआ आपको आराम से दिखाई दे रहा है, कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर आपको दे दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 का अधिकतम मान क्या है। तो इसमें ux का मान निकालें, x के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2x माइनस 2, इसको 0 के बराबर कर लो, uy को 0 के बराबर करें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हो तो x बराबर -2, y बराबर -2 आता है, x का मान भी -2 आता है और y का मान भी -2 आता है। मतलब इसका अधिकतम मान आने के जो चांस है, जब आगे कंडीशन चेक मुझे पॉइंट ही 1 आ रहा है तो जो भी अधिकतम होना है न्यूनतम होना है वो यही बिंदु पे होना है, सोचे वाली बात है। तो आगे क्यों टाइम खराब करो, सीधे सट या बिंदु को काय में धरो, फलन में धरो, f -2 -2 कितना आ जाएगा, 4 -4 -4 -4 -4 प्लस 4। अब 2 4 तो यहाँ पे कट गए, 4 और 4 8 से ये गए हैं, -2 है तो प्लस प्लस के आएंगे भाई, ये दोनों प्लस प्लस के आएंगे तो क्या उतना बच गए, 4 और 4 8 बच गया। तो इसका जो अधिकतम मान यहाँ पर निकल करके आएगा, इसका जो मैक्सिमम मान यहाँ पर निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाँ या ना, सही है बात।
समझ में आ गई बात सब लोगों को अच्छे से? कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी बच्चे को हो यहाँ तक तो बताइएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इनमें से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले बात हैं, सीधे सीधे स्टेटमेंट हैं जो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए थे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन नया हो, नए स्टेटमेंट हो, नहीं समझ में आए हो। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर एक बार इसको देख लेना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर कथन सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके माय डियर, चलिएगा।